हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है। और ड्राइव करने वाले हैं वाइब्रेशन ऑफ 1D मोनो एटॉमिक लैटिस। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है लैटिस वाइब्रेशंस, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लैटिस वाइब्रेशन। पहले समझ लेते हैं कि यार ये लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है। सर होता बहुत कुछ है, पर समझा दो ठीक से। बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, लैटिस वाइब्रेशंस। ओके सर, ओके, आज करवा दो आप। अच्छा, वाइब्रेशन का मतलब तो आप समझते होगे, कंपन। ठीक है, ठीक है। लैटिस वाइब्रेशन देख लेते हैं अब ये क्या होता है। चलिए मैं एक लोहे की गेंद लेता हूँ। ओके सर, ले लो आप। अब लोहे की गेंद के भीतर हमारे क्या होंगे, ये परमाणु होंगे। एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, अरे बहुत सारे परमाणु होंगे। और ये क्या है मेरे पास, Fe है प्लस Fe है। एक परमाणु प्लस दूसरा परमाणु प्लस तीसरा परमाणु प्लस चौथा परमाणु, डॉट 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 n परमाणु मिलकर लोहे की एक गेंद बना देंगे। ठीक है, बना दी सर, लोहे की एक गेंद बना दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सॉलिड के भीतर कोई परमाणु गति करता है या नहीं करता है? जल्दी बताओ। है करता गति? गति नहीं करता। कभी आप ये सोच रहे हो कि यार ये वाला परमाणु उठ के आके यहाँ पर आ गया, ये उठा और यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इस तरह ही गति करते हैं? नहीं करते। ठोस के भीतर ऐसी गति नहीं होती, पर होती है। यह वाला जो परमाणु है ना, वो यहीं रहेगा, लेकिन इधर से उधर को क्या करता रहता है, दोलन गति करता रहता है, अपने आसपास दोलन गति करता रहेगा। इसे आप कंपन कहते हो। अच्छा, वाइब्रेशन किसे कहते हो आप? अच्छा, आपके पास कौन सी बाइक है भाई? स्प्लेंडर मान ली मैंने। जब स्प्लेंडर की स्पीड आप 60 से पार कर देते हो ना, तो झंझनाहट उत्पन्न होने लगती है बाइक में। होती है? अब कुछ का तो ये कहना होगा सर मेरी वाली बाइक में ना होती है, सब में होती है। स्प्लेंडर बाइक जब ले चलाओगे ना, जब भगाओगे 60-70, तो उसमें क्या होता है कि वाइब्रेट, यानी कि यार अचानक से कंपन उत्पन्न होने लगते हैं गाड़ी के हर एक पार्ट्स में, यानी कि वाइब्रेट करने लगती है गाड़ी। तो मतलब जितने भी कण होते हैं वो अपने मध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने शुरू कर देते हैं। जब गाड़ी को रोकते हो आप, तो फिर से वो अपनी स्थिति में आ जाते हैं। यह हिसाब होता है। तो मैं जो लैटिस वाइब्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी परिभाषा है कि यह परमाणुओं की क्या होती है, यह परमाणुओं की व्यवस्था होती है। परमाणुओं की एक व्यवस्था होती है जिसमें, ठीक है, प्रत्येक परमाणु का परिवेश समान होता है। ये लाइन पर ध्यान देना, क्या बोला मैंने कि यह परमाणुओं की एक व्यवस्था होती है। ठीक है सर, ओके ओके। यह परमाणुओं की, हाँ हाँ हाँ, यह परमाणुओं की क्या होती है सर, एक व्यवस्था होती है। हाँ सर, मान लिया मैंने, यह परमाणुओं की एक व्यवस्था होती है। और सर क्या हाल है आपके, बताओ। तो यह परमाणुओं की एक व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक परमाणु, ध्यान देना है, जिसमें प्रत्येक परमाणु का परिवेश समान होता है। जिसमें प्रत्येक परमाणु का क्या परिवेश समान होता है। ठीक है सर, जिसमें प्रत्येक परमाणु का परिवेश समान होता है। सर बहुत बढ़िया परिभाषा लिखवा दी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा। इस परिभाषा जो बताऊंगा ना वो, यानी कि जालक में प्रत्येक परमाणु, ठीक है, अपनी मध्य स्थिति, अपनी माध्य या संतुलन स्थिति के आसपास कंपन करता, अपनी माध्य स्थिति के आसपास कंपन करने लगता। और इसी वजह से किसी भी क्रिस्टल, लैटिस, या आप बोल दो जालक, या आप बोल दो सॉलिड के उष्मीय गुणों में परिवर्तन आता है, और जानकारी हमें मिल जाती है कि उष्मीय गुणों की हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणु का परिवेश समान होता है। अच्छा ठीक है, यानी कि जालक में, जिसको हम बोलते हैं लैटिस। ओके 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 सर, लैटिस में, हाँ सर, लैटिस में प्रत्येक परमाणु, ठीक है, लैटिस में प्रत्येक परमाणु किस काम में आता है यार? लैटिस में प्रत्येक परमाणु, ठीक है, अपनी संतुलन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि अपनी माध्य, बोल दिया मैंने, अपनी माध्य स्थिति, ठीक है, अपनी माध्य स्थिति के आसपास क्या करता है, कंपन करता है। खास बात तो यह है कि ये कभी भी अपनी मध्य स्थिति को नहीं छोड़ता है। ये लाइन पे ध्यान देना, ठीक है, कभी भी अपनी मध्य स्थिति को नहीं छोड़ता है। जहां है वहां का वहां रहेगा। ठीक है, बस इधर उधर गति करता रहता है। ठीक है, चलिए आगे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं आपको। भैया एक चित्र आपको बनाना पड़ेगा, बनवा दें चित्र।
अरे बनवा दूँ, कह दो बनवा दो, बनवा दे रहे हैं। चलो अब ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। यानी कि अगर हम माने क्या माने, अगर हम ये माने कि प्रत्येक यानी कि जालक में प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ, ठीक है, एक इलास्टिक स्प्रिंग द्वारा जुड़ा होता है, तो हर तरह का डेरिवेशन प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा जरा चित्र पर थोड़ा सा जरा ध्यान देना भाई। एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु एंड चार परमाणु, फिर एक अल्लाह, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। तो हमने क्या बोला साहब, हमने ये बोला कि जालक में, जालक, अरे लेटिस लिखो, लेटिस लिख दो सर, लेटिस सब में लेटिस चल रहा, लेटिस में यानी कि जालक में एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु, जे वाला परमाणु ले लो, जे वाला परमाणु देख रहे हो, ये जे ले लो। लेटिस में एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ, ठीक है, दूसरे परमाणु के साथ इलास्टिक स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग, ठीक है, इलास्टिक स्प्रिंग द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने क्या बोला, प्रत्येक परमाणु जालक स्थल पर रहता है, कभी अपने स्थान से नहीं हटता, ये यहाँ है तो यहीं रहेगा, ठीक है, इससे हटेगा नहीं। यानी कि प्रत्येक परमाणु, ठीक है, प्रत्येक परमाणु जालक स्थल पर रहता है, जालक स्थल पर होता है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रत्येक परमाणु जालक स्थल पर होता है। क्या टेम्परेचर आप कम कर दोगे या टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो लेटिस वाइब्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, ठीक है। चाहे तापमान कम करो, बढ़ाओ, परम शून्य ताप कर दो, पर लेटिस वाइब्रेशन पक्का होगा, ठीक है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि सभी तापमानों पर लेटिस वाइब्रेशन होता है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके सर, ओके, सभी तापमानों पर, हाँ, सभी तापमानों पर लेटिस वाइब्रेशन होता है, लेटिस वाइब्रेशन होता है, ओके, लेटिस वाइब्रेशन होता है, यही तो क्वालिटी होती है इसके अंदर। ओके सर, 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और होता है, लेटिस वाइब्रेशन का कारण हो सकता है इंटरनल एनर्जी हो, सॉलिड की इंटरनल एनर्जी, बाह्य मैकेनिकल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 2-3 होते हैं। यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड, सेकंड नंबर, ठीक है, एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स, और एंड थर्ड नंबर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनकी वजह से ये क्या होते हैं, लेटिस वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। यानी कि वाइब्रेशन का कारण भैया मैं ले सकता हूँ, पहला नंबर सॉलिड की इंटरनल एनर्जी, इसको आप बोलते हो आंतरिक ऊर्जा। अरे छल, ये तो बड़ा इजी टॉपिक निकला। दूसरा नंबर बोल सकते हो आप बाह्य यांत्रिक ऊर्जा, बाह्य यांत्रिक बल, फोर्स, बाह्य यांत्रिक बल। अल्लाह टेढ़ा हो गया, सीधा करो भैया इसको, बाह्य यांत्रिक बल। ओके सर, बाह्य यांत्रिक बल। अच्छा सर एक बल और बताया था, वो नहीं लिख रहे हो, क्या बात सर? अरे वो भी लिख दिया, लो, बाह्य विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन का कारण सॉलिड की आंतरिक ऊर्जा, बाह्य यांत्रिक बल, बाह्य विद्युत चुंबकीय बल होता है, मिल के बोलो, होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लियो। अच्छा चित्र तो बनाया नहीं है मैंने। अब स्प्रिंग ऐसे करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा टाइम लगेगा, ये ऐसे करके लगेगा टाइम थोड़ा, ये लो भैया स्प्रिंग बना दिए। स्प्रिंग तो देखे होंगे आपने, खींचो छोड़ो, ठीक है, फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए बोला गया इसको इलास्टिक स्प्रिंग। कुछ स्प्रिंग ऐसे हो में खींचने पे ख़राब हो जाते हैं, पर हमें भैया ख़राब नहीं करने हैं, ठीक है। इस टाइप से ये बना सकते हो कितनी भी बड़ी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब स्प्रिंग हैं,
अरे भैया छर ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। छल ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ यार ज़्यादा हो गए भाई। अरे ये रह रहा है ये देखो यार, लेक्चर आज का बड़ा होगा थोड़ा सा, लेकिन मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आपको। आज के लेक्चर बढ़िया लेक्चर है। इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है, इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है। तो ये है मेरे पास लेटिस वाइब्रेशन, ठीक है, इलास्टिक स्प्रिंग। तो ये परमाणु है, ऐसे पकड़ो यहाँ को, ऐसे खींच दो, खींचने पर झंझनाहट सी, बस वही होता है तुम्हारे पास, ठीक है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा मानते हैं हम क्रिस्टल को। कहने का मतलब ये है कि अगर वाइब्रेशन को समझाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का मानना पड़ेगा कि भाई ये वाला परमाणु इस परमाणु के साथ एक इलास्टिक स्प्रिंग द्वारा जुड़ा होता है, तभी वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए ओके सर ओके। अरे बन तो गया, और क्या बनाना है इसमें, इसे भी ऐसे कर दो ढुम, फिर से भी कर दो ढुम, ऐसा कर दो उसको भी, ठीक है। और जो ये देख रहे हो ना, ये जब भी चित्र बनाओ ना तो यार इसमें ब्लैक ब्लू पेन का आप यूज़ कर दो भाई। 2 पेन अलाउ होते हैं आपको, ब्लैक ब्लू का। तो भैया आराम से चित्र बना कर आना बढ़िया करके, ताकि एग्जामिनर को लगे कि यार बंदे ने मेहनत करी है बहुत सारी, ठीक है। हो गया कंप्लीट इतना? ओके ओके ओके। अब एक बात और आती है, लेटिस वाइब्रेशन से हमें जानकारी क्या मिलती है? सर कोई ना कोई तो जानकारी मिलती होगी, यानी कि सॉलिड के या किसी भी जालक के उष्मीय गुणों की जानकारी मिलती है। आप लिख सकते हो कि लेटिस वाइब्रेशन की सहायता से, ठीक है, सॉलिड के उष्मीय गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। पक्का लिख दोगे? और गुण कौन कौन से? स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी जानकारी आपको मिल जाती है। तो लेटिस वाइब्रेशन काम में भी आते हैं यार, ठीक है। ओके ओके, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस पॉइंट को भी, ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि लेटिस वाइब्रेशन की सहायता से, लेटिस वाइब्रेशंस की सहायता से, ठीक है, सॉलिड के उष्मीय गुण, ठीक है, उष्मीय गुण की जानकारी प्राप्त हो जाती है, उष्मीय गुण की जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ओके, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे पहला नंबर हो गया यार, पहला नंबर मैं क्या लूँ यार, मेरा मन कर रहा है। पहला नंबर ले लिया मैंने, स्पेसिफिक हीट। चलो स्पेसिफिक हीट, ठीक है ठीक है, स्पेसिफिक हीट एंड विडो। सेकंड नंबर हीट कैपेसिटी, हीट एंड हीट कंडक्टिविटी। चलो कंडक्टिविटी कह दो। ओके ओके ठीक है। तो लेटिस वाइब्रेशन की सहायता से सॉलिड के उष्मीय गुण की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जैसे स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। तो एक पार्ट इस लेक्चर का खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशन फॉर 1D मोनो एटॉमिक लेटिस के लिए एक डेरिवेशन हमें प्रूफ करना। फर्स्टली यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इसको इरेज, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके डन, पक्का, ठीक है। चलिए डन, समझ में आया थोड़ा बहुत ना है भैया? अरे यार आपकी समझ में ना आएगा तो फिर किसकी समझ में आएगा? ये आप बहुत इंटेलिजेंट है यार, आपके जैसा कोई नहीं, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। बस पढ़ के देखो जरा एक बार, नोट्स बनाते रहना। इसके जरूरत पड़ेगी मंगा लूँगा मैं कि भाई मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में। डालो हेडिंग जरा भैया। अब डेरिवेशन, डेरिवेशन आ गो भैया, बड़ा सा डेरिवेशन, ठीक है। चलो सर करवा दो बड़ा सा डेरिवेशन। ओके डाल दे हेडिंग वाइब्रेशन, ठीक है भाई। वाइब्रेशन ऑफ 1D मोनो एटॉमिक, ओके सर, मोनो एटॉमिक, वाइब्रेशन ऑफ 1D मोनो एटॉमिक लेटिस, ठीक है सर, मान गए सर आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं 1D, ठीक है, एक परमाणविक जालक का कंपन। लिख लो हिंदी में। या आपसे अलग से एक हेडिंग और पूछा जाता है, लेटिस वाइब्रेशन फॉर लीनियर मोनोचेंस, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन इतने हेडिंग करने की जरूरत क्या है जब हमारा एक से काम चल रहा है तो क्यों? अच्छा ये क्या होता है, देखो ध्यान देना, मोनो एटॉमिक का मतलब समझ रहे हो? यानी कि एक हमें लेटिस लेना जिसमें केवल एक प्रकार के एटम होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होगा। तो मोनो एटॉमिक लेटिस जो होता है वो
यानी कि सिंगल एटम की व्यवस्था होती है, तथा परमाणु जो होते हैं वो एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, अभी मैं चित्र बनाकर दिखाऊंगा, समझ जाओगे। पहले मैं थोड़ा सा लिख दूं, फिर बनाएंगे नीचे चित्र एक, है ना। ओके, खुश, ठीक है। तो जो ये पहले लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि ज़रूरी है ना लिखना यार। मोनो, ठीक है, एटॉमिक, ओके सर। अच्छा मैं छोटा करके लिखूंगा यार, क्योंकि बहुत बड़ा है, डेरिवेशन बोर्ड पर ना पाएगा ना। मोनो एटॉमिक, ठीक है सर। लेटिस जो होता है ना, मोनो एटॉमिक लेटिस, ओके सर। मोनो एटॉमिक लेटिस सिंगल एटम की व्यवस्था होती है, ठीक है। तथा परमाणु जो होते हैं ना, तथा एटम्स जो होते हैं, एटम्स एक, ठीक है, सीधी श्रृंखला बनाते हैं, एक सीधी चेन बनाते हैं, ठीक है, चेन बनाते हैं। ओके ओके सर, ओके। अच्छा मैं डेरिवेशन प्रूफ करता हूँ, बस हो गया काफ़ी। अब इसका करते हैं हम डेरिवेशन। या चित्र बना दो यार, काम में आगा। दो चित्र बनेंगे कुछ इस टाइप से, देखो। एटम्स, एटम्स, एटम्स एंड एटम्स, बस ये ठीक है, ये ठीक है। ये सब क्या है मेरे पास, यही तो है, 1D मोनो एटॉमिक लेटिस। हो गया 1D, ओके। अरे 1D का मतलब क्या है यार, 1 डायरेक्शन तो है ओनली, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन आपको नहीं लेनी है। बस हो गया काम हमारा, छोड़ो, बात खत्म करो। अब डेरिवेशन प्रूफ कर दो सर इसका। डेरिवेशन करते हैं फर्स्टली। तैयार हैं आप लोग? ओके सर, सब तैयार हैं करने के लिए? रेडी, ठीक है। तो सबसे पहले ये तुम चैन देख रहे हो ना, ये 1D चैन है। तो 1D चैन जो होती है ना, 1D चैन, वो m द्रव्यमान के परमाणु से मिलकर बनती है। भैया परमाणु सेम है, द्रव्यमान सेम है, कोई चेंज नहीं है। माना जो 1D चैन है हमारी, 1D चैन, ठीक है, 1D चैन m द्रव्यमान के परमाणु से मिलकर बनती है। m द्रव्यमान के परमाणु से मिलकर बनती है। एम राइट? बोल दो राइट। माना 1D चैन m द्रव्यमान के परमाणु से मिलकर बनती है। अब क्या होगा सर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा ये जो चैन तुम देख रहे हो वो किस डायरेक्शन में है? वाई में है, जेड में है, एक्स में है। यानी कि 1D चैन एक्स अक्ष के अनुदिश होती है और प्रत्येक एटम के बीच की दूरी स्मॉल ए है। अरे यार अच्छा नहीं है, तो बड़ा लंबा मैटर पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। यानी कि 1D चैन जो है ना हमारी, 1D चैन एक्स अक्ष के अनुदिश होती है, ठीक है, अनुदिश होती है। तो भैया ये एक्स अक्ष हो गया हमारी, ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश होती है। तथा, ठीक है, तथा दो एटम्स के, तथा प्रत्येक एटम्स के बीच की दूरी, तथा प्रत्येक एटम के बीच की दूरी कितनी होती है? स्मॉल ए होती है। ओके सर, मजा आ गया सर, बहुत अच्छी बात बताई आज तो आपने, सच में अच्छी बात बताई है। तो देखो जरा चित्र, फिर अच्छी बात बताइए। तो चित्र बहुत ज़रूरी है इसका यार, भैया बना लेना ठीक से यार, ठीक है। देखो एक एटम ये रहे हो हमारा, दूसरा एटम ये रहे हो हमारा, तीसरा एटम ये रहे हो हमारा, एंड चौथा एटम हमारा ये रहे हो, ठीक है। अच्छा एक एटम और ले लो, चलो इधर को ले लो एक एटम और, 2 2 4 1 5 हो गया, ठीक है। इस वाले एटम की गति का इफेक्ट, गति पर कौन कौन से एटम इफेक्ट डालेंगे? यह वाला डालेगा, यह वाला डालेगा, नहीं डालेगा। यानी कि नियरेस्ट नेबर, निकटतम पड़ोसी परमाणु, इसकी गति पर इफेक्ट डालेंगे। मान लो इस वाले एटम का नाम है, ध्यान देना, स्मॉल एन nth, ठीक है, स्मॉल n, ठीक है। और इस वाले का मानूंगा, आगे बढ़ाओ तो ये दूसरा आ जाएगा n+1 और फिर n+2, ठीक है। ओके सर, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है आपने। ऐसे इससे पीछे वाले का n-1 और n-2। अरे यार क्रिस्टल में निरे से परमाणुओं में आप क्या पता कितने लंबा ले लो। फिलहाल तो इसकी गति पर इसका और इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये 3 एटम हम काउंट करेंगे। अच्छा क्योंकि हमने स्प्रिंग माना है, स्प्रिंग लगा दो,
स्प्रिंग माना है, स्प्रिंग लगा दो, फिर स्प्रिंग माना है, स्प्रिंग लगा दो। और यार लो भैया ये तो टेढ़ा टेढ़ा बन गया सर, सही जगह का बनाओ, टेढ़ा टेढ़ा हो गया ये। अच्छा ठीक है, तो वो शुरुआत कर रहा हूँ चित्र से अभी, ठीक है। ये ठीक है, फिर ये ठीक है, ये फिर ओके, फिर है ये, फिर ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कौन बताएगा? स्मॉल ए है। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? स्मॉल ए हो जाएगी। यार ये बात तो यार समझ गए आप, दोनों तरफ की डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी? स्मॉल ए हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हर जगह की जो डिस्टेंस होगी मेरे पास कितनी होगी भाई? स्मॉल ए होगी। कहीं को भी मान लो आप, ठीक है, कहीं की भी मान लो, होगी स्मॉल ए ही, ठीक है, ठीक है। अब मैं ये मानता हूँ कि ये जो परमाणु तुम देख रहे हो ये वाइब्रेशन करते हैं। वाइब्रेशन का मतलब अपने मध्य स्थिति से या तो ये इधर पहुंचेगा या फिर ये इधर। मान लो ये इधर पहुंच गया, मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मान लो यह वाला कण यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यह वाला परमाणु यहाँ से यहाँ, ए ऐसे करके लो सर ये पहुंच गया। ऐसे ये वाला सर ये आपने यहाँ पहुँचा दिया, ऐसे ये वाला सर आपने ये यहाँ पहुँचा दिया, ऐसे ये वाला सर आपने ये यहाँ पहुँचा दिया, ऐसे ये वाला सर आपने ये यहाँ पहुँचा दिया। यार देखो लिखवा भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान देना, बहुत कहीं गलत हो जाए ठीक कर लेना यार। 2 2 4 1 5 ही हैं, ठीक है। इनको भी सेम टू सेम करो, कोई डिफरेंट नहीं, इनके बीच भी स्प्रिंग ठोको। टाइम तो लगेगा आज की डेरिवेशन में, बस समझ जाओगे, क्लियर कर लोगे। है ये इतना बड़ा डेरिवेशन ना, छोटा सा ही है ये, ठीक है, ये ठीक है। अब चारे हो तो इनको आप आपस में मिला भी सकते हो। ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ये इसकी मध्य स्थिति आ गई भैया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ये सीधा करके बनाओ, ठीक है। तो देखो इसका जो है ना, इसका हो जाएगा हमारे पास, मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है ये माना है मैंने, UN माना है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना मान लिया मैंने? UN+1 माना है, ठीक है। ऐसे यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन मैंने कितना मान लिया? UN+1, ठीक है। ये इनके क्या आ गए? विस्थापन आ गए, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन UN-1 होगा ये। चलो ये मैं लिख दे रहा हूँ UN-1 UN हो जाएगा, UN+1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही ये वाले विस्थापन हो जाएंगे हमारे। यार चाहो तो लिख लो, वरना छोड़ो यार, चलो लिख दो यार, UN+2 यहाँ से यहाँ तक का है ना। ऐसे ही ये वाला विस्थापन UN-2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन। ओके ऐसे होता है देखो डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैंने मान लिया, इसे हटा दो, माना, ठीक है सर, माना N,N+1, ठीक है, तथा N+2 परमाणुओं के, ठीक है, परमाणुओं के अपने मध्य स्थिति से विस्थापन, परमाणुओं के अपनी माध्य स्थिति यानी कि एक्विलिब्रियम पोजीशन से विस्थापन क्रमशः कितने हैं? UN, UN+1 तथा UN+2 हैं। तब हुक के नियम से, हुक का नियम क्या कहता है हमसे? तब हुक के नियम से जो बल होता है वो विस्थापन के, यानी कि जो बल है वो भैया विस्थापन के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग जहाँ आता है वहाँ हुक का नियम लगना होता है, तय है बिल्कुल, F बराबर बीटा, ठीक है। और कुल विस्थापन मेरे पास कितना आएगा? UN आ जाएगा, या फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे कुल विस्थापन बाद में निकाल लेंगे, ठीक है, कुल विस्थापन, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लूँगा मैं इसको, है ना। तो ये बीटा हो गया मेरे पास। बीटा क्या? जहाँ पर बीटा जो होता है ना, जहाँ बीटा जो होता है वो स्प्रिंग नियतांक है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब देखो जरा ध्यान से, जो nth परमाणु होता है ना, ये वाला जो परमाणु है वो इन दोनों परमाणुओं के संपर्क में होता है, यानी कि इस परमाणु की गति, ठीक है, निकटवर्ती पड़ोसी परमाणुओं से इफेक्टिव होती है, यानी कि प्रभावित करते हैं। यानी कि nth परमाणु, ठीक है, की गति को
की गति को, ठीक है, n-1 तथा n+1 परमाणु प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। अतः कुल विस्थापन, ध्यान देना, अतः कुल विस्थापन, ओके, कुल विस्थापन, ठीक है सर। निकाल दो आप कुल विस्थापन, कैसे निकालोगे, बराबर, देखो कुल विस्थापन निकालने का मेरे पास एक तरीका है, कैसे निकालूंगा मैं कुल विस्थापन, ठीक है। अच्छा, आ जाएगा। देखो इस वाले में से पहले ये घटाओ, फिर इस वाले में से ये वाला घटा दियो, है ना। तो पहले ये वाला आता है मेरे पास, कितना है, UN-1, है ना, ये है मेरे पास UN-1, ठीक है, लिख लो, ओके, UN-1, इसमें से घटाओ ये वाला, ठीक है, UN, ओके। अब इस पूरे वाले में से ये वाला घटा दो, UN में से UN+1 घटा दो, ठीक है। लो सर, UN में से UN+1 घटा दो, आगा नहीं यार, ये आ नहीं रहा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने यहाँ तक का, चलो मैं नीचे घटा देता हूँ, UN+1, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, जल्दी बताओ फास्टली। हाँ सर क्लियर हो गया। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर दूँ मैं इसको रेज, ठीक है, ओके सर। यार डेरिवेशन बहुत बड़ा होने वाला है, पर यार इसको समझना है आपको, ठीक से काम में आएगा। बस अब चित्र का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाइब्रेशन निकल जाएगा, वो हटा देंगे, बाकी अब चित्र में हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं बनाने की, पड़े भी तो कोई दिक्कत ना। बत्ता ध्यान देना, दो परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है हमारी, स्मॉल आएगी, ठीक है, बस ये हमारा काम में आ जाएगा। ओके सर, ओके, हटाओ जल्दी फास्टली। इसके बाद देखते हैं नया पॉइंट हमारा क्या आता है। ओके सर, देखो जरा, तो ये जो था ना मेरा, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हें मिस्टेक ना हो, UN+1, है ना। अब क्या होगा कि इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो कुल विस्थापन हमारा मिल जाएगा इस समय, कुल विस्थापन, तो भैया कुल विस्थापन हमारा कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस, देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस 2UN हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसके बाद लिख लूँगा मैं ये वाला, यानी कि UN-1, फिर प्लस के UN+1 और माइनस के 2UN, ठीक है, ये आ गया कुल विस्थापन। अब समीकरण जो आपने बनाई है 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, यार बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, समीकरण 1 से। चलो F का मान लगा दो, बीटा ऐसे ही रहने दो, मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ में आया। यानी कि इस वाले में से ये वाला घटा दिया विस्थापन, फिर टोटल उस वाले में से हमने ये वाला घटा दिया, ठीक है, बीटा। तो अब हमारा टोटल विस्थापन कितना आ गया भाई, UN-1 प्लस के UN+1 माइनस के 2UN, ठीक है, ये हमारा मिल गया। लाओ छोटा ब्रैकेट लगाओ, इक्वेशन नंबर, हाँ अभी नहीं, अब बल है हमारा। आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, फोर्स बराबर कितना होता है भैया, फोर्स बराबर dP/dt, विस्थापन यानी कि संवेग परिवर्तन की दर। फिर आपने dP का मान पता है, P का मान कितना होता है, mB होता है, m को बाहर निकालो, dV/dt आ गया हमारा, ठीक है। पर आपको पता है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये हमारा वेग होता है ना, ये विस्थापन परिवर्तन की दर होता है, यानी कि d/dt ऐसे रहने दो, और ये वेग जो है वो होगा विस्थापन परिवर्तन की दर। और यहाँ विस्थापन कितना मानूंगा मैं, UN, क्योंकि UN मेन काम है उसी का ही है, और ये हो जाएगा मेरे पास dt, तो md²UN, और अपोन में कितना आ जाएगा, dt का स्क्वायर, ठीक है, dt का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, dt का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए, तो f की जगह मैं लगा सकता हूँ mdu², यानी कि md²UN, ठीक है, और अपोन में कितना जाएगा मेरे पास, dt, ठीक है, ये आ जाएगा dt का स्क्वायर, बराबर हो गया मेरे पास बीटा, फिर मेरे पास UN-1 और प्लस के UN+1 और माइनस के 2UN, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई मेरे पास, सेकंड हो गई, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कर दूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा बैठेगा ये, ठीक है। समीकरण 2 का हल, यानी कि समीकरण 2 का हल बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, समीकरण 2 का सॉल्यूशन, ठीक है, पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है सर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप ये जो UN तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है UN, इसको आप लिख सकते हो UN = U0 e⁻⁻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 ⁻
आई ओमेगा टी माइनस के
ए एन, ए दो परमाणु के बीच की दूरी है। जहां आप चाहो लिख सकते हो, बता दो कि यार ओमेगा क्या है। ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा जो होता है परमाणु का कोणीय वेग होता है, यानी कि कोणीय आवृत्ति, परमाणु की कोणीय आवृत्ति। ठीक है सर, परमाणु की कोणीय आवृत्ति। ओके सर, मज़ा आ गया। और जो मेरे पास के है वो वेव वेक्टर होता है। ठीक है, वेव वेक्टर होता है। ठीक है, ओके। और के बराबर होता है 2π/λ। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ UN-1, तो U0 e⁻I। ठीक है, इसको आयोटा भी बोला जाता है। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के ए ऐसे रहने दो, और ये आ जाएगा N-1। ठीक है, N-1, इसको बड़े कोष्ठक में रखना पड़ेगा अब हमें ऐसे करके। अच्छा ठीक है, UN+1 कितना हो जाएगा हमारा, U0 e⁻+i, फिर बड़े ब्रैकेट में रखो ओमेगा टी माइनस के ए एन प्लस के 1। ठीक है, बड़े कोष्ठक में रखो इसको, तो तीनों का मान मिल गए। अब UN, UN-1, UN+1 का मान समीकरण 2 में लगा दो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, मैं इरेज करने वाला हूँ इसको। हटा दें, बोलो हटा दो, हटा दिया। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखो जरा, अरे बड़ा मजा आता पढ़ने में इसको, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं होता जितना आप समझ रहे हो, बहुत सिंपल सा पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा अभी आगे। ओके ओके, रख दो मान, तो ये आ जाएगा m, ठीक है, d²/dt²। ठीक है थोड़ा सा टॉपिक बड़ा पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, UN का मान कितना है चेक कर लो, e⁻I ओमेगा टी माइनस के, यार माइनस के ए एन। ठीक है, यही तो है ना UN की वैल्यू। ठीक है, और U0 रह गया हमारा अभी, चलिए U0 लगा दो इसमें, U0 रह गया हमारा, जब माना हुआ U0 रह गया हमारा, है ना। चलिए इतना आ गया। अब फिर मेरे पास ओके 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 बराबर के देखते हैं। बीटा ऐसी लिख लो सर, बीटा लिख लिया आपने, बड़ा कोष्ठक, UN-1 का मान लगाओ। ठीक है, देखो सब में से U0 पहले रख लो मान, फिर देखेंगे। U0 e⁻I, ठीक है, ओमेगा टी, ठीक है, माइनस के ए एन -1। ठीक है, ओके, प्लस फिर से आगे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, भैया बहुत गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना, सही करके पढ़ना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके सर, ओके 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 ओके, प्लस अब U प्लस। ठीक है, अब मान किसका लगा दोगे आप भैया, मान लगा दो अब। ठीक है, UN-1 का लगा दिया, अब लगा दो U0 e⁻I। ठीक है सर, ओमेगा टी माइनस के ए और N प्लस के 1। ठीक है, लो सर, और 2U0, ठीक है, e⁻I, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के ए एन माइनस के, यानी कि के ए एन आगा खाली यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया मेरा डेटा, इतना मिल गो। ठीक है, अरे घबराओ मत यार। ठीक है, अब देखो जरा मैं क्या करूँगा, ये एम ऐसे लिख लो सर, एम ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, अच्छा U0 हमारा ये मैंने लगा ही दिया है। ठीक है, ओके सर, तो U0 भी ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, U0 भी ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखो d²/dt², यानी कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन होगा। तो जब एक बार करोगे तो ये तो भैया ई का तो ई होता है और होने से काम चलता नहीं है, ये मैंने ऐसे लिखा। जब मैं फर्स्ट टाइम करूँगा तो देखो ये भी 0 हो जाएगा और टी का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास आई ओमेगा। फिर d²/dt² है, तो dy/dt और dy/dt। 2 बार करूँगा तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से U0 कॉमन ले लो, U0 बीटा हमारा ऐसे आ जाएगा, अंदर रह जाएगा E⁻I। ठीक है, और ज़रा ध्यान देना, ओमेगा टी माइनस के ए एन में ऐसे लिख लूँगा, और ई की पावर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस I के ए। समझ में आया ना, समझ में आया? अरे आ गया वो समझ में यार, इतना तो इजी है, इतना इजी में क्या है। अच्छा ये समझ में आया, कर लेना आप, डबल डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, d²/dt²। अब मैंने क्या काम करा है, देखो पहले मैंने आई से अंदर मल्टीप्लाई करी, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा टी माइनस के आई के एन, ठीक है, प्लस के आई के ए। समझ गए?
तो इतना भाग अलग कर लिया, इतना भाग अलग जोड़ोगे तो फिर से ये आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला अलग कर लो यार, ई आई ओमेगा टी माइनस के ए एन, और इनटू में जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ई आई के ए माइनस के 2 ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस के ए एन। ठीक है, इतना हमारा डेटा रह गया। अच्छा, यू नोट से यू नोट क्या होगा हमारा, कट जाएगा। ठीक है भाई, अब मेरे पास कितना रह गया, एम ई की पावर आई ओमेगा टी माइनस के ए एन, और ये रह गया आई ओमेगा का होल स्क्वायर। बीटा मेरे पास ऐसे रह जाएगा। अब ये कॉमन ले लो सर, ये भी कॉमन ले लें, हाँ ले लो यार। इसमें कुछ लेने में कॉमन रखा है, कुछ ना रखा है सर। ये तो सर बच्चों वाली चीज़ें बता दी आपने, नन्हे मुन्ने बच्चों की चीज़ें हैं ये तो। अरे ये तो बड़ा इजी पॉइंट बताया सर आपने तो, लेकिन अभी मिस्टेक हो गई भैया, माइनस हो जाएगा ना हमारा यहाँ पे, ये माइनस आएगा तो आई के ए माइनस के 2। ठीक है, ये डेटा हमारा इतना हमें मिल जाएगा। अब ये जो देख रहे हो ना, ये इसे हटा दो, बिल्कुल काट दो, खत्म कर दो बिल्कुल। तो एम, अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस के 1, तो माइनस के 1 यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर डेटा हमें मिल गया। ठीक है, बीटा बराबर हमें मिला कितना, ई आई के ए प्लस के ई आई के ए माइनस के 2। अरे भैया सर, इतना बड़ा डेटा मिल गया आपको, ये तो बड़ा इजी लग रहा है सर। अब तो आपने पढ़ा दिया तो अब तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है ही सिंपल यार ये। चलिए, बहुत लंबा लेक्चर होने वाला भाई। एम ओमेगा का स्क्वायर बराबर, एम ओमेगा का स्क्वायर बराबर है बीटा। इसे मैंने ऐसे रहने दिया। अब मैं पता क्या करने वाला हूँ सर, बताओ। देखो लाइन पर जरा थोड़ा सा ध्यान देना भाई, सही है, कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो सही कर लेना। देखो अच्छा ठीक है, ई आई के ए, ठीक है, ये ऐसा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ मैं 2 से क्या कर दूँगा, भाग कर दूँगा, और 2 से क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा, है ना। फिर से अगेन से ऐसे ई आई के माइनस के अपॉन 2 से गुणा, ठीक है, ये आई 2 से गुणा और 2 से भाग, फिर माइनस के 2 ई की पावर आई के ए, ठीक है, अपॉन 2, ऐसे ई माइनस के आई के ए अपॉन 2, ठीक है, ओके। अब देखो ये दोनों तो एक हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों एक, खाली हमारा 2 है ना। अब हमें एक चीज़ ये चेक करनी है भाई, इसमें ये बड़ा क्वेश्चन लगा लो, ये फॉर्मूला बनना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये जो फॉर्मूला हमारा बन के आया है, वो फॉर्मूला हमारा बन के आया है, वो बना है फॉर्मूला हमारा किसका, ई आई के ए अपॉन 2, ठीक है, माइनस ई माइनस आई के ए अपॉन 2 का क्या बन गया हमारा, ये होल स्क्वायर बन गया, है ना। ये बन गया हमारा होल स्क्वायर, ध्यान देना। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा, ये जो फॉर्मूला है हमारा वो किसका है, ये है 2i साइन, और ए की जगह कितना है, आई हट जाएगा, खाली आ जाएगा हमारा के ए अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा कुछ इस टाइप से हमें मिल जाएगा, ठीक है, माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पर हो रही है, क्योंकि ये माइनस का साइन हमारा आगा नहीं, इसको हमें माइनस साइन को हटाना है, ठीक है, हट जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर अब हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स बराबर होता है ए की पावर आई एक्स माइनस के ई की पावर माइनस के आई एक्स अपॉन में कितना होता है, 2i होता है। इस फॉर्मूले से आया। अब ये दोनों सेम टू सेम फॉर्मूला है, ये प्लस का इकाई का माइनस का, ये प्लस का इकाई का माइनस का, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 2i साइन एक्स के। तो 2i साइन एक्स की जगह कितना हमारे पास के ए अपॉन 2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लेना फॉर्मूला साइड में। अरे हो जाएगा यार, हटा दें, फिर इसको हटा दे रहे हैं। अरे इतना भी डिफिकल्ट ना जितना आप सोच रहे हो यार, हैं बताओ, इतना भी डिफिकल्ट ना है जितना आप सोच रहे हो। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ भैया, आई स्क्वायर 2 का वर्ग कितना है 4, आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा तो क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा m, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 बीटा, ठीक है, और साइन का स्क्वायर, ठीक है, के ए अपॉन 2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये m गुणा वाला इधर काय बच जाएगा सर, भाग में पहुंचा दो इसको, तो ओमेगा स्क्वायर 4 बीटा अपोन में कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2, स्क्वायर हटा दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट। भैया 4 का वर्गमूल बाहर नहीं निकालना है, ऐसे लिखना है, ठीक है, और स्क्वायर का साइन के ए अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया भैया, ये जो है मान आ गया मेरे पास प्लस माइनस में ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्शन रिलेशन बोलते हैं, यानी कि इसे डिस्पर्शन
रिलेशन कहते हैं, यानी कि परिक्षेपण संबंध कहते हैं। पहले यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मेन काम आ गया तुम्हारा, हो चुका है पूरा, ठीक है, हो चुका है पूरा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे डिस्पर्शन। ओके, इसे डिस्पर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, इसे डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। अच्छा ये बताओ, कोणीय आवर्ती जो होती है वो प्लस में आ सकती है या नहीं आ सकती है भाई? कोणीय आवर्ती कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, केवल प्लस में आती है, ठीक है, ध्यान देना। यानी कि जो आवर्ती होती है, आवर्ती जो होती है कैसी होती है, धनात्मक होती है। आवर्ती कैसी होती है, धनात्मक होती है। अतः मैं क्या लिख लूँगा, अतः ओमेगा सिर्फ काय में आगा, प्लस में आगा 4, ठीक है, बीटा अपोन में कितना आगा m साइन के ए अपोन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनली ओमेगा का मान आ गया। और अब जो है हम केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड देखेंगे। तो फर्स्टली यहां तक का स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं, ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए फिर देख लेते हैं अब केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड में क्या क्या होता है। कर दें मैं इसको इरेज, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना भाई, केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड में। ओके सर, ओके ओके ओके, आप करवा दो, हम तो कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो केस फर्स्ट डाल दो पहले। ओके सर, केस फर्स्ट में क्या होने वाला है सर, देखते हैं। ओके ओके, केस फर्स्ट में जब तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, पहला केस क्या है, जब तरंग दैर्घ्य अधिक हो। ध्यान देना, वेवलेंथ कैसे हो, लॉन्ग हो, जब तरंग दैर्घ्य बड़ी हो, जब तरंग दैर्घ्य अधिक हो, ठीक है सर। जब तरंग दैर्घ्य अधिक हो तो क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। यानी कि तरंग दैर्घ्य जब अधिक होगी, जब तरंग दैर्घ्य अधिक का मतलब इनफिनिटी की ओर लेके जाओगे, तो जो के का मान होता है वो अपने आप जीरो की तरफ चल जाने लगता है। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ओमेगा बराबर क्या पढ़ा है, वो फॉर्मूला है ओमेगा बराबर है, कितना फॉर्मूला है भाई, मैं फॉर्मूला भूलने वाला नहीं हूँ, 4 बीटा अपोन के एम और साइन, ठीक है, के ए और अपोन में कितना है मेरे पास 2, ये तो फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। तो जब मैं यार के को जीरो की ओर लेकर जा रहा हूँ, यानी कि जब तरंग दैर्घ्य इन्फिनिटी पे के का मान कितना है, मैं जीरो की ओर लेकर जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि साइन के ए अपोन 2 जो होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, के ए अपोन 2 के बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा, ठीक है भैया। तो अब आप क्या चाहते हो, अब हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर साइन के ए अपोन 2 है वहाँ पर 4 बीटा अपोन एम, ठीक है, और साइन के ए अपोन की जगह मेरे पास आ जाएगा के ए अपोन खाली 2। ओके, इतना हमारा डेटा आ गया। अच्छा, मैं ए अपोन 2 क्या कर लूँगा, बाहर कर लूँगा, ठीक है सर। तो ए अपोन 2 को आपने बाहर करा, अंदर क्या रह गया हमारा 4 बीटा अपोन में कितना रह गया एम और इंटू के रह गया के, आ गया इतना हमारा, ठीक है सर, इतना आ गया। अब आपने पढ़ा होगा कभी कला वेग, Vp बराबर होता है ओमेगा अपोन के, ठीक है। अब कला वेग इसको बोलते हैं हम कला वेग या फेस वेलोसिटी। ओके ओके ओके, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ऊपर से रखो भैया, ओमेगा की वैल्यू है हमारी तो 1 अपोन के ऐसी रह जाएगा, ए अपोन 2, चलिए मैंने ओमेगा का मान लगाया 4 बीटा अपोन एम और इंटू क्या मिला मुझे के, तो के से क्या हो गया मेरे पास, कट गया, खाली बचा मेरे पास ए अपोन 2 और क्या रह गया 4 बीटा अपोन के एम, ठीक है, ये मेरे पास Vp का मान आ गया। अच्छा, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो फॉर्मूला आपको याद है ही कि यार एक समूह वेग भी होता है। हाँ यार सर, समूह वेग भी तो होता है, ये पढ़ा हमने, ग्रुप वेलोसिटी, ये तो BSc फर्स्ट सेम में पढ़ा है हमने। तो सर समूह वेग कितना होता है सर, जल्दी बता दो। तो समूह वेग Vg की वैल्यू होती है हमारे पास डी ओमेगा अपोन के डी के, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या कर देंगे, अब हम पुट कर देंगे, ठीक है सर। एल ओमेगा का मान है हमारा कितना, ए अपोन 2, ठीक है भैया, ए अपोन 2 और रूट 4 बीटा अपोन के एम और इंटू के, ठीक है। आप के की रिस्पेक्ट में करोगे तो डी के से डी के कट जाएगा हमारा, तो कितना डेटा बचेगा हमारा, केवल बचेगा ए अपोन 2 और ये रह गया मेरा 4 बीटा अपोन के एम, ठीक है, ये मेरे पास इतना रह गया। अब Vg, इसका मतलब ये हुआ कि अतः मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जरा चेक करें Vp और Vg दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, हैं बराबर, यानी कि Vp बराबर किसके हैं, Vg के। तब जो हमारी 1D चेन होगी, जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं 1D चेन जो होगी, वो एक तो तुम्हारे पास समरूप
ठीक है, कोमा सतत तथा, ठीक है, समरूप, कोमा सतत तथा प्रत्यास्थ माध्यम के समान बिहेव करेगी। प्रत्यास्थ, ओके, प्रत्यास्थ माध्यम के समान व्यवहार करती है, समान व्यवहार करती है। ओके, कुछ इस टाइप से बना दूं चित्र, ये एटम्स, ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद एक दो और बना दो, चलो ऐसे करके, ठीक है। कंटिन्यूस, सतत, समरूप और इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब आप चाह रहे हो ना तो ऐसा बना सकते हो। ये तो तुम्हें बना के दिखाना ही पड़ेगा यार, तभी काम बनेगा आपका, वरना काम नहीं बनने वाला है ये। क्योंकि यार ये जो जिस बंदे को ये आ गए, समझ लो वो सीख गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, तरंग दैर्घ्य कितनी होगी मेरे पास, लैम्डा होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तरंग दैर्घ्य हमारी कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। कुछ इस तरह से होता है। और चाह रहे हो तो आप चाह रहे हो तो और बना दो, चलो एक आधा इधर भी आधा खींच दो, ठीक है। और यहाँ से जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है गुजार दो, बस इतनी काफ़ी है। इसमें ऐसा करके एक इलास्टिक मीडियम की तरह ऐसे कर सकते हो, ऐसे हिला सकते हो ऊपर नीचे, क्योंकि समरूप भी है और सतत भी है और क्या है तुम्हारे पास, प्रत्यास्थ भी है ना। तो ये मेरे पास कौन सा था, केस फर्स्ट था। अच्छा, केस सेकंड में लेता हूँ, जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। हटा दे इसको, हटा दिया आपने, चलो साहब। केस सेकंड आ जाता है हमारा। केस सेकंड सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। उसमें जो 1D चैन होती है वो एक परिक्षेपण माध्यम के समान व्यवहार करती है। बस केस थर्ड थोड़ा सा अजीब सा होने वाला है, वरना सब सेम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी इसमें, इजी पॉइंट आएगा। ओके सर, ओके ओके। चलिए, केस सेकंड आ गया हमारा। केस सेकंड में क्या होगा, जब तरंग दैर्घ्य कैसी हो भाई, जब तरंग दैर्घ्य कम हो, छोटी हो, ठीक है। इस बार तरंग दैर्घ्य कैसी है, छोटी है। इसका मतलब है जो ओमेगा की वैल्यू है जो है वो की वो ही रहेगी, रूट 4 बीटा अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास m, और साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे KA/2। ये सेम ओमेगा की वैल्यू ऐसी की ऐसी रहेगी हमारी, है ना। अब जब मैं यहाँ से VP का मान निकालूंगा ना, तो VP बराबर ओमेगा बटा K होता है, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा 1/K, और ये सेम टू सेम ऐसे मिलेगा 4 बीटा अपॉन में कितना रह जाएगा मेरे पास m, और ये रह जाएगा मेरे पास साइन KA/2, ठीक है, KA/2। ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा हमारा। ओके ओके सर, ओके। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे पास VP की वैल्यू हो गई। अच्छा, मैं VC का मान निकालूं, d ओमेगा अपॉन कितना होता है, DK होता है। अच्छा, d ओमेगा की वैल्यू कितनी है, d ओमेगा की वैल्यू है भैया 4 बीटा अपॉन के m साइन KA/2। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका, तो 4 बीटा अपॉन m साइन का कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस KA/2, और इनटू फिर से जब KA/2 का K का 1 हो जाएगा तो A/2, यानी कि मतलब ये हुआ कि A/2 4 बीटा अपॉन के m, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस KA/2। तो VG, क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं, नहीं बराबर है, यानी कि VG जो है, जो VP है वो किसके बराबर नहीं है भाई, VG के बराबर नहीं है यार। VP VG के बराबर नहीं है, तो जब VP जो है VG के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होने वाला, इस स्थिति में जो तुम्हारे पास 1D चैन होगी हमारी, ठीक है, 1D चैन जो होगी वो परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षेपण, ओके, परिक्षेपण माध्यम के समान व्यवहार करती है, माध्यम के समान व्यवहार करती है, ठीक है। समान क्या करती है, व्यवहार करती है। ओके सर, ओके, माध्यम के समान व्यवहार करती है। अच्छा, केस थर्ड और लगा दो, केस थर्ड में चेक कर लो जरा एक बार। ओके सर, केस थर्ड। अब केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड बड़ा स्पेशल है, बोलो क्यों स्पेशल है, इसका भी काम होता है देखो, इसलिए स्पेशल है केस थर्ड। केस थर्ड में जो है ना, जब ओमेगा जो होगा ना वो ओमेगा मैक्सिमम के बराबर होगा, हो तब, ठीक है, यानी कि जब ओमेगा मैक्सिमम के बराबर हो, ठीक है। तो यार जब ओमेगा मैक्सिमम के बराबर है तो सिंपल सी बात है, साइन KA/2 की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, कितनी होगी हमारी, 1 होगी। कहने का मतलब ये है कि ओमेगा बराबर ओमेगा मैक्स पर, ठीक है, जो तुम्हारे पास साइन KA/2 की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी। मतलब ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 4 बीटा अपॉन कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो VP मैं निकालूंगा,
यानी कि तो ये आगा ओमेगा बटा के, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है इस समय, यानी कि 1/k, और ये आ जाएगा मेरे पास 4β/k m, ठीक है, 4β/k m। ये मेरे पास थर्ड केस हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना। थर्ड केस में क्या है, तुम्हारे पास Vp की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1/k √4β/m, और इस ओमेगा का मान बहुत काम में आएगा ये वाला इस केस में, ठीक है। अच्छा, Vc का मान निकाल दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास dω/k dk। यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा आप लोगों ने। कर दें इसको इरेज, ठीक है भाई, लो सर मैंने इसको इरेज कर दिया। ओके 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 यार, देखो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया यार, ठीक है, चलो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है भैया। लो चलो, अब Vg का मान लगा दो, Vg का मान लगाओ, तो Vg बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, d/dk। चलिए d/dk, और ओमेगा की वैल्यू आई है हमारी कितनी, d/dk, ओमेगा की वैल्यू है हमारी कितनी भाई, ये है ये 4β/k m, ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू है। तो Vg की वैल्यू ना यहाँ पे आप भैया के रिस्पेक्ट में कुछ है नहीं, जब ये 0 है तो पूरा टर्म कैसे हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में, यानी कि इस दशा में, यानी कि इस स्थिति में, मैंने बोल दिया कि इस स्थिति में कोई ट्रांसमिशन एनर्जी, ठीक है, प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, प्राप्त नहीं होती है। अतः जो 1D चैन होगी हमारी, 1D चैन वो क्या करेगी, 1D चैन जो है यार, 1D चैन क्या काम करेगी भाई, 1D चैन जो है वो एक अप्रेगामी तरंग के समान व्यवहार करती है, समान क्या करती है, व्यवहार करती है, ठीक है, व्यवहार करती है, ठीक है। यानी कि इस स्थिति में कोई ट्रांसमिशन एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, तो 1D चैन एक अप्रेगामी तरंग के समान व्यवहार करती है, कुछ इस टाइप से, 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ठीक है, चैन हो गई 1D चैन, ठीक है। और आप चाह रहे हो तो इस तरह से इसको आप दे सकते हो, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। और यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू होगी, शिखर वैल्यू, वो लैम्डा इक्वल टू 2a आता है यहाँ पर, ये मैंने सोनी करा निकाल कर दिखाया नहीं है, पर लैम्डा की वैल्यू 2a यहाँ पर आती है हमारी देखने के लिए, ठीक है। और सेंटर में क्या करोगे आप, एक लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेंटर में आप एक लाइन ये ले सकते हो। तो अप्रेगामी तरंग क्या कर दी मैंने, बना दी, ठीक है। इस टाइप से आप बना सकते हो, सिंपल सा चित्र है, आराम से कर लोगे। तो लैम्डा बराबर कितना गया हमारा, 2a हो गया। अच्छा, अभी एक चीज़ और रह गई है, जो मेन काम है अभी इसका। अरे यार बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला, चलो कोई बात ना, थोड़ा सा कर लो यार। 3 केस हो गए, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक आपको करके आना पड़ेगा, तभी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का होगा, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है, चाहे आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आता हो या 25 मार्क्स का आता हो, एक क्वेश्चन पक्का करवा दिया बिल्कुल मैंने ये। चलिए यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, कर दे इसको रेस, ठीक है। चलिए हटाओ ज़रा, अब ज़रा यार एक पॉइंट पे ज़रा विशेष तौर पे और ध्यान देना है अभी आपको, ठीक है। अब मैं पूरा एडिट कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। इसी केस में है के बीच ग्राफ ओमेगा तथा के बीच ग्राफ खींचनी है आपको, यानी कि वेव वेक्टर एंड कोल्डनीय आवर्ती के बीच ग्राफ आपको खींचनी है ना। तो ओमेगा तथा के बीच ग्राफ, के बीच क्या आ गई मेरे पास, ग्राफ मुझे खींचनी है। सर खींचनी है ग्राफ, खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, खींच देंगे ग्राफ, ओके। देखो ज़रा ध्यान देना बेटा, कैसे खींचूँगा ग्राफ को मैं, ठीक है सर। तो सबसे पहला पॉइंट भैया, हमें ओमेगा की वैल्यू का मान पता है, कितना होता है, √4β/k m बराबर हो जाएगा मेरे पास sin k/2, ठीक है। अब पता है जब ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा मैक्स के बराबर होगा, तो जो साइन होगा मेरे पास वो ka/2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब sin ka/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तुम्हारे पास sin 2n + k1 और पाई/2, जहाँ n जो है वो 0 हो सकता है, ±1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 ... हो सकता है, ठीक है। ओके 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 ओके। अब साइन से साइन मेरे पास क्या हो गया, कट गया, तो खाली क्या बचेगा k/2, ये आ जाएगा 2n + k1 और क्या जाएगा मेरे पास पाई/2, ठीक है, इतना बचा है मेरे पास, ओके।
अब ये 2 से 2 कट गया, ये भाग वाला गुणा में, तो के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2n प्लस के 1 और पाई अपॉन ए। इसका मतलब के का जो मान आएगा, जब मैं 0 लगाऊंगा, 0 नहीं लगा रहा हूँ मैं, खाली कितना लगा दूंगा, 1 लगाऊंगा यहाँ, तो 2 ही करना, तो 2 और 1 3, यानी कि पहले 0 लगा दो चलो, तो खाली क्या आ जाएगा मेरे पास पाई अपॉन 2 प्लस माइनस पाई अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना, पाई अपॉन ए आ जाएगा, फिर 1 लगा दो, 2 और 1 3, 2 और 1 2 ही करना, तो 2 और 1 3 पाई अपॉन ए आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 5 पाई अपॉन ए। ये कहानी आपको हमारी चलती रहेगी परमानेंटली, ठीक है ना, समझ में आया? यानी कि पाई प्लस माइनस पाई अपॉन ए, 3 पाई अपॉन ए प्लस माइनस 5 पाई ए अपॉन ए। अब ये अच्छा चलो के का मान एक तो मैंने ये निकाल लिया, एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हें मैं, यदि ओमेगा किसके बराबर हो, ओमेगा बराबर ओमेगा मिनिमम हो, तब के लिए क्या आगा मेरे पास, मिनिमम हो तब, तो साइन जो के ए अपॉन 2 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 का मतलब ये है कि के ए अपॉन 2, इसकी जगह मैं साइन एन पाई लगा दूंगा, साइन साइन मेरे पास क्या हो जाएगा, खाली कट जाएगा, ठीक है। तो के ए अपॉन 2 बराबर कितना बचेगा मेरे पास, एन पाई, जहाँ एन जो होगा ना, एन जो होगा भैया वो हमें मानना पड़ेगा, एन जो है वो 0 प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है। तो ये भाग वाला गुणा में ले जाओ, तो के का मान हमारा आ जाएगा इस समय एन पाई अपॉन कितना, एन पाई अपॉन ए, एन पाई अपॉन ए। ये के की वैल्यू हमारी आ जाएगी कब, जब मिनिमम होगा डेटा हमारा, ठीक है। तो 2 भी तो है इसमें, ये भाग वाला गुणा में, तो 2n पाई अपॉन ए। अच्छा 0 रख के देखो, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म हमारा 0 मिल जाएगा, ठीक है भैया। के का मान पहले कितना मिल जाएगा, 0। अच्छा 1 रख के देखो, तो 2 पाई अपॉन ए मिल जाएगा। 2 रख के देखो, 2 दूनी 4 पाई अपॉन ए मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 2 पाई अपॉन ए, 4 पाई अपॉन ए, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास 3 रख के देखो, 3 दूनी 6 पाई अपॉन ए, सब मिल लिया, यानी कि पाई अपॉन यहाँ से मिल जाए, 3 पाई अपॉन यहाँ से मिल जाए, 5 पाई अपॉन यहाँ से मिल जाए, ऐसे 2 पाई अपॉन ए मिल जाए, 4 पाई अपॉन ए मिल जाए, 6 पाई अपॉन ए मिल गया, ठीक है। ओके हो गया सर, चलो ओके। वो भी काय में प्लस माइनस में लेना है हमें, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आएंगे ना यार ये, ठीक है, दोनों तरफ आएंगे। तो जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो यार, क्योंकि मैंने के का मान यहाँ भी निकाल रखा है, ऐसे ही आगे को बढ़ाते रहो, और के का मान मैंने यहाँ भी निकाल रखा है। आगे के का मान, अब देखो फर्स्ट विलियन जोन, फर्स्ट विलियन जोन, ठीक है, ये मिलेगा हमें कहाँ पे, ये यहाँ, यानी कि माइनस पाई अपॉन ए से के बड़ा होगा, फिर प्लस का पाई अपॉन 2। सेकंड विलियन जोन, ये मिलेगा हमें कहाँ से, ये मिलेगा हमें पाई अपॉन ए है यार, ये पाई अपॉन ए से के बड़ा होगा, और प्लस पाई अपॉन ए से, और ये जगह तुम्हारे पास पाई अपॉन ए से और प्लस 2 पाई अपॉन ए तक, ठीक है, प्लस 2 पाई अपॉन ए तक, यही है ना, हाँ ठीक है। अब ऐसे अगर तुम थर्ड निकालोगे, थर्ड विलियन जोन, तो प्लस 2 पाई अपॉन ए से बड़ा होगा, ऐसी 3 पाई अपॉन ए तक, ऐसी फोर्थ निकाल लो, फिफ्थ निकाल दो, सिक्स निकाल दो, ये आपकी मर्जी है। चलिए मैं डायग्राम बना के दिखा दूँ आपको, यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके हटा दें इसको यार, थोड़ा सा बड़ा तो पड़ा डेरिवेशन, पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है भी इजी, ठीक है। चलिए कर दे रहा हूँ मैं इसको इरेज। अब एक छोटा सा डायग्राम बना दो, बस लास्ट फिगर, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं ज़रा क्या डायग्राम बनाया सर आपने, देखो। ओके तो सबसे पहला पार्टिकल कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण, छठा परमाणु, सातवां परमाणु, ठीक है। ऐसी भैया एक स्ट्रेट लाइन खींच लो नीचे को भी, इसी की एक मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7, तो बीच वाला आइटम हमारा ये है ना, ओके बीच वाला आइटम हमारा ये है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा, सब चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी हमारी 0 होंगी, ठीक है। ओके ये है मेरे पास कितना ओमेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 2, यानी कि 4 बीटा अपॉन के एम, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 बीटा अपॉन के एम। अब देखो जॉन खींच लो ऐसा करके, ये खींच लो भैया जॉन अपने आप, ये ऐसे इधर को, ये
ये, ठीक है। अब यहाँ भी कट लगाओ, यहाँ भी कट, यहाँ भी कट, यहाँ भी कट, ये सब कट लगे हुए हैं हमारे, ठीक है, ये सब कट लगे हुए हैं, ये यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो ये जो डेटा है मेरे पास, ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा प्लस के, पाई अपॉन ए हो जाएगा प्लस के, ऐसे ये माइनस के पाई अपॉन ए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या मिला मुझे, फर्स्ट विलियन जोन, ठीक है, फर्स्ट विलियन जोन मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल गया हमारा, है ना। अब दूसरा जो मिलेगा ना, ये है मेरे पास कितना, 2 पाई अपॉन ए, यह है 3 पाई अपॉन ए, और यह है 4 पाई अपॉन ए, यह है 5 पाई अपॉन ए। ये सब का में मेरे पास प्लस में है, ऐसे इधर को माइनस के 2 पाई अपॉन ए, फिर ये माइनस के 3 पाई अपॉन ए, फिर ये 5 पाई अपॉन ए और 4 पाई अपॉन ए, ऐसे ये वाला 5 पाई अपॉन ए, 5 पाई अपॉन ए, ये सब काय में होंगे हमारे, माइनस में होंगे, है नहीं। तो अब सेकंड जो बिलियन जोन मिलेगा मुझे वो पाई अपॉन ए से, मैंने बता दिया आपको, पाई अपॉन ए से 2 पाई अपॉन ए तक, यहाँ तक मुझे क्या मिलेगा, ये सेकंड विलियन जोन, ठीक है। ऐसे ही 2 पाई अपॉन ए से 3 पाई अपॉन ए तक क्या मिलेगा मुझे, थर्ड बिलियन जोन। ऐसे ही आगे वाला ऐसे इधर को मिल जाएगा, ऐसे इधर को मिल जाएगा भैया, ये सेकंड विलियन जोन, ऐसे ये वाला थर्ड बिलियन जोन, ठीक है। और यही हमारा ग्राफ पूरा, और चाह रहे हो तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया भैया, डायग्राम बन गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विलियन जोन आप फाइंड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।